हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। पाठ 14 में क्या है? विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ज्ञात होगा कि आपने पिछले कक्षा में भी कक्षा 6 में भी इसके बारे में जानकारी एकत्रित की थी। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अब इसको आगे और भी विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं इस पाठ के माध्यम से। ठीक है बच्चों, शुरू करें। अब देखो, जैसे कि ये लिखा हुआ है विद्युत धारा और इसके क्या प्रभाव है। विद्युत धारा क्या होती है? जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, आपने देखा होगा आपके घरों में अनेक जब नए मकान का कार्य हो रहा होता है तो अनेक प्रकार की तारें डाली जाती हैं, कुछ सफ़ेद, कुछ लाल, कुछ पीली, कुछ हरी, है ना, इत्यादि इत्यादि। आपने ध्यान से अगर देखा होगा या आपने कभी बिजली की दुकान पे भी देखा होगा, तो इन सब का जो है प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक है, इनमें से अलग अलग प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ओके, और अब आपने जैसे अपने आसपास के क्षेत्रों में सभी ने देखा होगा, जो हमारे घर में बाहर मेन कनेक्शन होता है बिजली का, वो क्या होता है, वहाँ पे काले काले रंग की मोटी मोटी आपको तारें दिखाई देंगी। जब हम अगर उसे क्या कहते हैं, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ना, जब हम उसे छुएंगे तो हमें करंट इत्यादि लग सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी तेज से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो सभी इसीलिए कहते हैं ना, सावधानी पूर्वक रहिए, इसे छुइए नहीं, है ना, ऐसी हमें सावधानी बताते हैं सब। तो क्या कहते हैं, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। ठीक है, यह विद्युत धारा का तपनीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है ये? उसका तपनीय प्रभाव। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल निजी जीवन में अनेक प्रकार के सुविधाजनक उपकरण चल पड़े हैं, है ना। जैसे आपको हर एक उपकरण को चलाने के लिए विद्युत चाहिए, है ना। अब जैसे आपको कमरा ठंडा रखने के लिए एसी चाहिए, उसके लिए भी आपको विद्युत की आवश्यकता है। ऐसे ही घरों में खाना पकाते समय आपको कुछ गर्म करना, माइक्रोवेव चाहिए, उसके लिए भी आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? विद्युत। हमारे जो अनेक प्रकार के उपकरण हैं वो हमारे लिए सुविधाजनक भी है, पर उनमें हमें क्या कहते हैं, उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है बच्चे? विद्युत की। ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। आपने कक्षा 6 के अध्याय 12 में सुझाए गए खेल, आपका हाथ कितना स्थिर है, खेल खेल के देखा होगा, है ना, को खेलने का प्रयास किया होगा। यदि नहीं तो अब आप इसे करके देखिए। अगर आपने तब आपको ध्यान नहीं है तो आप करके देखते हैं। बूझो तथा पहेली ने भी कक्षा 6 में सुझाए अनुसार खेल के लिए एक विद्युत परिपथ संयोजन किया। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों के साथ परीक्षण करके काफ़ी मनोरंजन किया। उन्होंने किसके साथ करा? अपने परिवार के साथ भी करके देखा इसको और अपने मित्रों के साथ भी। उन्हें इस खेल में इतना आनंद आया कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वे दूसरे शहर में रहने वाले चचेरे भाई को इस खेल को खेलने का सुझाव देंगे। उन्हें इतना आनंद आया, उन्होंने कहा कि ये क्या पता हमारे शहर में ही खेला जाता हो, हम ना इस खेल को अपने जो दूसरे शहर में चचेरा भाई रहता है उसके साथ भी खेलने का प्रयास करेंगे। ओके, अब देखो आता है, पहेली ने एक स्वच्छ चित्र बनाया और उसमें यह दर्शाया कि विविध विद्युत अवयवों को कैसे संयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने एक चित्र तैयार करा और इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि चित्र आपको जो 14.1 है उसमें दिखाया गया है। देखो, आपका हाथ कितना स्थिर है के परीक्षण की व्यवस्था करी है चित्र 14.1 में। देखो, एक तो जो विद्युत होती है, जैसे सेल के अंदर भी जो घड़ी होती है, घड़ी इत्यादि में हमारे सेल चलते हैं,
तो इसके दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है बच्चे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जैसे निशान बने हुए हैं, तो उन तारों को भी हमें ध्यानपूर्वक जोड़ना होता है, ठीक है, उपकरण से और जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है। ओके, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो, क्या आप यह परिपथ आसानी से खींच सकते हैं? इस बुझों ने यह जानना चाहा कि क्या इन विद्युत अवयवों को निरूपित करने का कोई आसान उपाय है, ठीक है, आसान उपाय ढूंढ रहे हैं। अब देखो 14.1 में क्या कह रहा है, विद्युत अवयव के प्रतीक। कुछ सामान्य विद्युत अवयव को प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जा सकता है। सारणी जैसे आपने 14.1 में कुछ विद्युत अवयव और उनके प्रतीक दर्शाए गए हैं। आपको विभिन्न पुस्तकों में इन अवयवों को विभिन्न प्रकार से देखने को मिल सकते हैं, तथापि इस पुस्तक में हम यहाँ पर दर्शाए गए प्रतीकों का ही उपयोग करेंगे। जैसा कि इस पुस्तक में दिखाया गया है, हम उसी प्रकार से इसके बारे में पढ़ेंगे और आपको अनेक माध्यमों से अनेक पुस्तकों में इसका उदाहरण मिलेंगे, अनेक प्रकारों से, ठीक है, परंतु हम जैसा कि इस बुक में है वैसा ही पढ़ेंगे, समझेंगे उसको। यह प्रतीकों को ध्यानपूर्वक देखिए। विद्युत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजिए। इनमें एक लंबी रेखा तथा दूसरी छोटी परंतु मोटी समांतर रेखा है। क्या आपको याद है कि विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल होता है? पता है सभी को? ध्यान है, क्या होता है? धन, एक ऋण। जैसे कि मैंने बताया था, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ओके, आपने देखा होगा एक तरफ पतली तार से जोड़ा गया, एक तरफ इसको मोटी तार से जोड़ा गया। ओके, और अब देखो इसके अंदर क्या है। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल और तथा छोटी वह मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। जो छोटी रेखा है वो किसको? ऋण को, और जो लंबी रेखा है वो किसको कर रही है? धन टर्मिनल को। ओके, स्विच के लिए ऑन स्थिति तथा ऑफ स्थिति चित्र में दर्शाए गए प्रतीकों के अनुसार निरूपित की जाती है। आप देखो, जैसे कि हमारे घरों पे तो स्विच लगे होते हैं, ऑन कर दिया तो हम सोचते हैं कि जब हमें कोई भी उपकरण का प्रयोग करना होता है तब हम क्या करते हैं, उसका स्विच ऑन करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि बस स्विच ऑन करने से ही बिजली आ गई है, परंतु अंदर जो तारों का कनेक्शन है वो पहले से हुआ होता है, इसीलिए हमारे लिए सुविधाजनक है। ऑन ऑफ करने से वो आसानी से हमारे काम हो जाते हैं, है ना। अब देखो क्या है आगे, दर्शाए अनुसार निरूपित की जाती है। परिपथ की विविध अवयवों को संयोजन करने में उपयोग होने वाले संयोजक तार रेखा द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जैसे कि आपने सारणी 14.1 में एक बैटरी तथा उसका प्रतीक भी दर्शाया गया है। क्या आप जानते हैं कि बैटरी क्या होती है? बैटरी के प्रतीक को ध्यान से देखिए। क्या अब आप बता सकते हैं कि बैटरी क्या हो सकती है? कुछ क्रियाकलापों के लिए हमें एक से अधिक सेलों की आवश्यकता हो सकती है। कुछ जो हमारे लिए क्रियाकलाप है उसमें एक से ज़्यादा भी आपको आवश्यकता हो सकती है सेल की, परंतु इसमें एक ही सेल की आपको आवश्यकता दिखा रखी है। अतः अब हम चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ उपयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या दो से अधिक सेल के इस प्रकार
के संयोजन को बैटरी कहते हैं। जो धन टर्मिनल है वो दूसरे के ऋण टर्मिनल से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, दोनों एक ही उसमें मत इसको आप जोड़ देना। अब देखो ये सारांश 14.1 है, विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। जैसे कि ये देखो विद्युत सेल दिखाई दे रहा है, इसका जो प्रतीक है, इसका जो सिंबल है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे एक डंडा बड़ा है, एक थोड़ा मोटा है और छोटा। और जो आपने पढ़ा था ऊपर जो पतला होता है वो किसे प्रतीक कर रहा है, पढ़ा था ना ऊपर आपने। जो लंबी रेखा है वो धन टर्मिनल को, और जो मोटी रेखा है और वो छोटी रेखा है वो ऋण टर्मिनल को। ओके, पहले वाला धन है, दूसरे वाला ऋण है। अब देखो विद्युत बल्ब का ऐसे स्विच ऑन ऑफ। स्विच ऑन की स्थिति कैसी होगी, ठीक है, दोनों कनेक्शन जुड़े होंगे, उसका धन टर्मिनल उसका ऋण टर्मिनल। ओके, स्विच ऑफ दोनों कनेक्शन हट जाएंगे, देखो ऐसे सिंबल बना के। बैटरी जब दो आपके टर्मिनल्स जुड़ेंगे आपस में, ठीक है, धन ऋण धन ऐसे। संयोजन तार, ये आपको तार दिखाई गया कि अब इसको तार से जोड़ा गया तो उसका ये आपको सिंबल बताया गया, प्रतीक। ओके, अब देखो टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग की जाती है, तथापि इनमें से कुछ युक्तियों में विद्युत सेलों को सदैव ही चित्र 14.2 में दर्शाए अनुसार एक के बाद दूसरे को नहीं रखा जाता। कभी कभी सेलों को एक के साथ दूसरे से सटाकर रखा जाता है। आपने अनेक जगह देखा होगा, ये देखो कि आपको दो चित्र दिखाए गए हैं, ए बी। देखो जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके टीवी के रिमोट होते हैं, रिमोट में सेल कैसे डले होते हैं, दोनों साथ साथ रखे होते हैं, ठीक है, सटा के नहीं रखे होते। आपने कभी कोई टॉय लिया हो जो कि रिमोट से चलता हो तो उनमें सटा के भी रखे होते हैं, मतलब एक का जो धन टर्मिनल है वो दूसरे के ऋण टर्मिनल से, और जो दूसरे का धन टर्मिनल है वो आगे ऋण टर्मिनल से, ऐसे इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, ठीक है। चित्र जो 14.2 है, 2 सेलों की बैटरी, 4 सेलों की बैटरी। आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारी टॉर्च है और भी अन्य उपकरण हैं जिनमें 2 सेल भी डलते हैं और 4 सेल भी डलते हैं, तो उन सबको आपने किस तरह व्यवस्थित करा है, इस तरह से व्यवस्थित करना है, ठीक है। साथ साथ भी रखे हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उसका जो पॉजिटिव है और उसका नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव आएगा और फिर नेगेटिव आएगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं रख सकते आप। ओके, अब देखो आगे है तब फिर सेलों के टर्मिनल को किस प्रकार संयोजन करते हैं। किसी भी युक्ति के बैटरी वाले खाने को ध्यान से देखिए। प्राय इसमें एक मोटा तार अथवा धातु की पत्ती होती है जो एक सेल के धन टर्मिनल और दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ती है। आपने देखा होगा छोटी सी पत्ती होती है, रिमोट में तो सेल सभी ने अवश्य ही डाले होंगे, ठीक है, तो उसमें देखना आप छोटी सी एक पत्ती होती है। ओके, और हमें क्या करना है, एक जो सेल होता है उसका जो धन टर्मिनल है दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से जुड़ हुआ है। 14.3 में दिखा रहे हैं, बैटरी के खानों में सेलों को सही ढंग से रखने के उद्देश्य से आपको सहायता के लिए प्राय इन पर पॉजिटिव तथा नेगेटिव चिन्ह अंकित होते हैं। अगर आपको इनको व्यवस्था करनी हो, रखना हो, तो इन पे साइन भी बने होते हैं, ध्यान से देखना। 14.3 में देखो, बैटरी बनाने के लिए 2 सेलों को एक साथ संयोजन करना। ये आपको बैटरी बनाना बता रहे हैं, तो उन पे ये चिन्ह होते हैं, इसको ध्यानपूर्वक देखना है आपको, और उसी के अनुसार आपको इसके अंदर व्यवस्था करनी है। आपने क्रियाकलापों के लिए बैटरी
बनाते समय हम सेलों को कैसे संयोजन कर सकते हैं। आप चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार लकड़ी के गुटके, लोहे की 2 पत्तियां तथा रबड़ के छल्ले का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए, एक लकड़ी का आपको वो चाहिए, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, 2 और साथ में क्या करना है, 2 आपको लोहे की पत्तियां चाहिए और रबड़ का एक छल्ला चाहिए। ओके, कसकर जकड़े रखे, ठीक है, जो होल्डर है वो क्या करे, उसको कस के जकड़ ले। ठीक है, ये रबड़ है, इससे जैसे कि इस आपको दर्शाया गया है, तो ये आपकी क्या बन गई, एक बैटरी। चित्र जो 14.4 है वो क्या है, सेल होल्डर। ओके, अब देखो क्या है, 2 या 2 से अधिक सेलों की बैटरियां बनाने के लिए आप सेल होल्डर बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। ये जो सेल होल्डर है ये बाज़ार में भी मिलते हैं। ये देखो, आपने अवश्य ही देखा होगा, जो चित्र 14.5 में ऐसा सभी ने रिमोट के अंदर देखा होगा, है ना। जितने भी हमारे रिमोट होते हैं टीवी का, एसी का, है ना, उन सब में आपने इसको देखा होगा। इस तरह का ये होल्डर बना होता है। आप सेल होल्डर बाज़ार से खरीद सकते हैं, बिल्कुल। इनमें सेलों को उचित ढंग से इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित हो। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 14.5 में दर्शाए अनुसार सेल होल्डर को धातु की 2 क्लिपों में प्रत्येक के साथ तार का एक टुकड़ा संयोजन कीजिए। आपकी बैटरी उपयोग के लिए तैयार है। आपकी जो बैटरी है वो आपको उपयोग के लिए तैयार है, आपकी बैटरी तैयार हो जाएगी इससे। ठीक है, किसी बैटरी को निरूपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला प्रतीक सारणी 14.1 में दर्शाया गया है। आइए अब हम सारणी 14.1 में दर्शाए गए प्रतीकों का उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ का परिपथ आरेखा खींचे। अब आगे पढ़ेंगे हम इसको। पहली तथा बूझो यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टरों, ट्रकों तथा इन्वर्टर में उपयोग होने वाली बैटरियां भी सेलों से बनती हैं? तब फिर इन्हें बैटरी क्यों कहते हैं? क्या आप इस प्रश्न का पता लगा सकते हैं? इनकी सहायता कर सकते हैं? इस प्रश्न का आप पता लगा सकते हैं? अवश्य ही। अब जो हमारे जो ट्रकों में होती है, कार में होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आगे की तरफ छोटी छोटी बैटरियां होती हैं, उसके अंदर ये जो सेल टर्मिनल है ये किसी में 4 का होता है, किसी में 6 का, इस तरह से ये डिवीज़न हुआ होता है। ठीक है, और ये बड़ी बड़ी होती हैं। तो अवश्य ही हम क्या कहते हैं, इन्हें बैटरियां क्यों कहते हैं? फिर जब आपने 2 सेलों को जोड़ दिया तो किस लिए जोड़ा होगा? वो काम एक से भी हो सकता था, तो उसमें आपने 4 या 6 ऐसे डिवीज़न क्यों करा? आपको किसी जो उपकरण है उसको लंबे समय तक प्रयोग करना है ना। अब जो ट्रैक्टर है उनका लोड भी ज़्यादा होता है और वो काफ़ी दूरी भी तय करते हैं, तो उन्हें जो है वो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी बैटरी चाहिए, है ना। तो क्या कहते हैं, अब वो ये तो है नहीं जो रिमोट वाली 2 सेल का हम उसके अंदर वो फिट कर दे, जैसा कि आपको दिखाया था सांचा, तो उससे काम नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो ट्रैक्टर, ट्रक हैं उन सब में ये बड़ी बड़ी बैटरियां आपको लगी हुई दिखाई देंगी, जैसा कि आपको 14.6 में दिखाई दे रहा है। ट्रक की बैटरी तथा इसका काट चित्र, ऐसी आपको बैटरी दिखाई देगी। अब देखो, एक हम क्रियाकलाप करते हैं 14.1। जैसा कि चित्र 14.7 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। आपने कक्षा 6 में इस प्रकार के परिपथ का उपयोग एक बल्ब को दीप्त करने के लिए किया होगा। याद है सभी को, आपने एक बल्ब जलाया होगा ये करके एक सेल से। ठीक है, तो क्या क्या करा होगा आपने? क्या आपको याद है, बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति होती है। जैसा कि स्विच ऑन की स्थिति में पहुंचता है
वैसे ही बल्ब दीप्त हो जाता है। और जैसा कि देखो चित्र 14.7 में एक विद्युत परिपथ, इस विद्युत परिपथ की प्रतिलिपि अपनी नोटबुक में बनाइए। ठीक है, आपको ये नोटबुक में ड्रॉ करना है। विविध विद्युत अवयवों के प्रतीकों का उपयोग करके इस विद्युत परिपथ का परिपथ आरेखा खींचिए। ओके, क्या आपका आरेखा चित्र 14.8 में दर्शाया रेखा जैसा है? ये देखो इन्होंने बना के भी दिखाया है कि चित्र जो 14.7 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेखा जैसा कि 14.8 है। आपका भी ऐसा ही दिखाई देता है। आप देखो इसमें जो है इसमें सिंबल्स का यूज़ करा है। ओके, ठीक है, तो आपको ऐसा ड्रॉ करना है। अगर आपका भी ऐसा बनता है तो आपने सही ही उसका वो करा है कि ये ऐसे ही जुड़ेगा तो बल्ब ऑन होगा और ऑफ होगा। अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीकों का उपयोग करके विद्युत परिपथ आरेखा खींचना काफ़ी आसान होता है, इसीलिए सामान्यतः हम विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखाओं से निरूपित करते हैं। जैसा कि अब आपको 14.9 में दिखाया गया है द्वारा एक अन्य विद्युत परिपथ आरेखा दर्शाई गई है। क्या है ये चित्र 14.8 में दर्शाए गए परिपथ जैसा ही है? इन दोनों परिपथों में क्या अंतर है? ये 14.8 है वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा ना, यानी परिपथ आरेखा। ठीक है, अब ये क्या है, जो क्या चित्र जो 14.9 में दिखाया गया विद्युत परिपथ में बल्ब दीप्त होगा। याद कीजिए बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब स्विच ऑन की स्थिति में हो तथा परिपथ बंद हो। ओके, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जैसे कि जब आपका जो बल्ब फ्यूज होता है, देखा होगा आपने सभी ने कि क्या कहते हैं, जब जो उसका तंतु है वो टूट जाता है ना, तो क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज हो जाता है या आपकी जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं हो रही है। ओके, और ये जो 14.8 है उससे बिल्कुल अलग है। ओके, अब देखो ये आगे ध्यान दीजिए, कुंजी अथवा स्विच को परिपथ में कहीं भी लगाया जा सकता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में होती है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जब ऑफ होगा तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? जब ऑन होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तभी कनेक्शन जुड़ेंगे आपके, अन्यथा नहीं जुड़ेंगे। अब देखो चेतावनी क्या दी जा रही है आपको। चेतावनी ये है, विद्युत मेम्स में संयोजित दीप्त विद्युत बल्ब को कभी ही नहीं छुएं। यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है। विद्युत मेम्स विद्युत जनित्री अथवा इन्वर्टर की विद्युत आपूर्ति से कभी भी छेड़छाड़ न करें, आपको विद्युत आघात लग सकता है जो घातक हो सकता है। यहाँ सुझाए गए सभी क्रियाकलापों के लिए केवल विद्युत सेलों का ही उपयोग कीजिए। आपको हमेशा इसके लिए जब भी आपको कोई भी एक्टिविटी करके देखनी हो तो सिर्फ विद्युत सेल, ना कि घर पे बैटरी इत्यादि, इन सबको आप छुएं। ये सब आपके लिए बहुत ही घातक हो सकते हैं। ओके, और इससे आपको चोट भी लग सकती है।
करंट आ सकता है इन सब से, ठीक है। और अब देखो, यदि बल्ब का तंतु टूट जाए तो क्या तब भी परिपथ पूरा होगा? नहीं, तब परिपथ पूरा नहीं होगा। क्या तब भी बल्ब दीप्त होगा? नहीं होगा। आपको ये ध्यान दिया होगा कि दीप्त बल्ब गर्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो निरंतर जल रहा होता है, पीछे से विद्युत धारा आ रही होती है, तो इसी वजह से उसके प्रभाव से वो तप्त हो जाता है, ठीक है। आप वैसे भी किसी भी बिजली की तार को वैसे तो छू के मत देखिएगा, बट अवश्य ही अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आया हो या कोई बिजली वाला आया हो, उससे आप पूछ सकते हैं, वो आपको समझाएगा, बताएगा भी कि ये जो तारें हैं ये क्या हैं, तप्त होती हैं, इसे ऐसे नहीं छूना चाहिए। उन्हें तो ज्ञात होता है कौन सी तार कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको तो ये मालूम नहीं होता ना कि कौन सी तार कैसे जुड़ी है, तो आप इसे छूने का प्रयास मत कीजिएगा। तो ये इसी वजह से होता है कि निरंतर उसके अंदर जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती रहती है, तो जो फिलामेंट है वो गर्म हो जाता है। अब देखो जो 14.2 है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, क्रियाकलाप 14.2। एक विद्युत सेल, एक टॉर्च बल्ब, एक स्विच तथा संयोजक तार लीजिए। जैसा कि आपको चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत परिपथ बनाइए। यह क्रियाकलाप केवल एक सेल का उपयोग करके किया जाना है। स्विच को ऑफ की स्थिति में रखिए। क्या बल्ब दीप्त होता है? स्विच ऑफ रहेगा, बल्ब कैसे दीप्त होगा? नहीं होगा। बल्ब को छूकर देखिए। आप स्विच को ऑन की स्थिति में लाइए और बल्ब को 1 मिनट अथवा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए। क्या आप कोई अंतर अनुभव करेंगे? स्विच को ऑफ की स्थिति में लाकर कुछ समय पश्चात फिर से बल्ब को छूकर देखिए। देखो वो क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, स्विच ऑन करना है और कुछ मिनट तक उस पर चलते रहें। जब आप बल्ब को हाथ लगाएंगे वो तप्त होगा, ठीक है, गर्म होगा। जब आप बंद कर देंगे, कुछ समय बंद रहने देंगे, तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये अंतर है इसके अंदर। आगे जो आपका क्रियाकलाप 14.3 है, जो चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाइए। लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम तार का एक टुकड़ा लेकर इसे 2 कीलों के बीच बांधिए। आपको नाइक्रोम का तार विद्युत संयंत्रों को मरम्मत करने वाली किसी दुकान से प्राप्त हो सकता है, अथवा आप किसी विद्युत हीटर के बेकार तापन अवयव का तार उपयोग में ला सकते हैं। ये ठीक है, आपको ये ऐसा करके देखना है। 2 कील लेने हैं और उसमें आपने ये जो है बैटरी को रखना है और ये जो टर्मिनल है स्विच ऑन की स्थिति में है और इसको ऐसे आपको ड्रॉ करना है। फिर देखिए क्या होता है, इस तार को स्पर्श कीजिए। अब स्विच को ऑन की स्थिति में लाकर परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। कुछ सेकंड के पश्चात तार को स्पर्श करिए। इसे अधिक समय तक पकड़े मत रखिए। अधिक समय तक मत पकड़ के रखना, एक बार टच करके देखना, आपको गर्म महसूस होगा। परिपथ में विद्युत धारा बंद कीजिए। कुछ मिनटों पश्चात तार को पुनः स्पर्श कीजिए। कुछ मिनटों बाद जब आप पुनः स्पर्श करोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, वैसे ही स्थिति में आ जाएगा। ये भी वही एग्जाम्पल है ऑन ऑफ वाला टाइप। ओके, सावधान, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें। ऐसे करने से सेल अति शीघ्र दुर्बल हो सकता है। ज़्यादा देर आपको ये जो सेल पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा देर तक ऑन मत रखिएगा, क्योंकि जो सेल है वो जल्दी ही दुर्बल हो जाएगा। ओके, जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। क्या आप किसी ऐसी विद्युत साधन का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता हो? ऐसे साधनों की एक सूची बनाइए। आपको एक सूची बनानी है जिसमें कि ये होता हो। आप किसकी बना सकती हैं? जो जब आपका एसी चल रहा होता है, जो एसी की तार होती है उसको
आप इसमें लिख सकते हैं। माइक्रोवेव है उसकी लिख सकते हैं, वॉशिंग मशीन है जो वो चल रही होती है उसकी लिख सकते हैं, फ्रिज है, टेलीविज़न है, ठीक है। अनेक प्रकार के उपकरण हैं, आपके आसपास ही इतने सारे उपकरण हैं। ओके, अब देखो आपने कमरों में गर्म करने अथवा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक देखे होंगे, देखे हैं ना, चित्र जैसे 14.11 में दिखाया गया। ओके, ये कैसा विद्युत है, ये ऐसा आपको दिखाई प्रतीत हो रहा है ना, ऐसे आपको प्रेस दिखाई देती है, वो भी एक विद्युत उपकरण है ना। ये भी गर्म होती है बहुत ज़्यादा, जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं, कुछ समय तक ऑन ही रहने, हम हाथ लगा सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है। तार की इस कुंडली को विद्युत तपन अवयव अथवा केवल अवयव या एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। जो इनके अंदर एक एलिमेंट होता है वो गर्म होता है। ओके, वो इसको हीट प्रोवाइड करता है। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि जब इन शक्तियों को विद्युत मेम्स में संयोजित करके स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो इनके अवयव रक्त तप्त होकर ऊष्मा देने लगते हैं। देखो आपको हीटर दिखाई दे रहा है 14.1। जो ये हीटर है, एक खाना पकाने में उपयोग आने वाला विद्युत तापक हीटर ऐसा दिखाई देता है। और अंदर से ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है, हीट निकल रही है इसके अंदर। किसी तार के उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ की धातु जिससे यह बना है लंबाई अथवा मोटाई पर निर्भर करता है। अतः जो विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई एवं मोटाई के तार उपयोग किए जाते हैं। विद्युत परिपथों को जोड़ने में प्रयोग होने वाले तार संयोजी तार सामान्य गर्म नहीं होते। इसके विपरीत कुछ विद्युत स्थितियों में अवयव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं। विद्युत बल्ब के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दीप्त होकर प्रकाश देना आरंभ कर देते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि कुछ के तो जब वो तप्त होते हैं तो आपको दिखाई देते हैं, कुछ के जब तप्त होते हैं तब आपको दिखाई नहीं देते। अब आपने जब माइक्रोवेव को इस्तेमाल करा होगा, उसके जो अंदर होता है वो अंदर से तप्त हो जाता है। कभी उसको छूकर देखना, हल्का सा टच करना, ऐसे मत छूना, तो वो क्या होगा, आपको तप्त महसूस होगा। क्योंकि जब हम उसके अंदर कांच का सामान रखते हैं तो हमारे लिए उठाना मुश्किल हो जाता है। जैसे तंदूर है तो उसमें हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहन के काम करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हमने जो हमारा टेम्परेचर है अपनी डिश के अकॉर्डिंग सेट कर रखा होता है। तो क्या कहते हैं, हम उसके अंदर ग्लव्स डाल के काम करते हैं कि हमें जो है ऊष्मा है, जो हीट है उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है वो हमें ना लगे, हमारे हाथ को हानि ना पहुंचा सके। ठीक है, तो अब देखो, बूझो विद्युत स्त्री काव्य नहीं देख पाया। पहेली ने उसे बताया कि निमज्जन तापक, इमर्शन हीटर, हॉट प्लेट, विद्युत स्त्री, गीज़र, विद्युत केतली, हेयर ड्रायर जैसे विद्युत स्थितियों में अवयवों के ऊपर आवरण होता है। क्या आप किसी विद्युत स्त्री का अवयव देखा है? आप देखो, ये बता रहे हैं कि जैसे जो हमारे घर में गीज़र होते हैं, हीटर होते हैं, और जो हमारे हेयर ड्रायर होते हैं, उसमें से भी तो गरम गरम हवा आ रही होती है, गरम गरम पानी आ रहा होता है ना। आपने उसको देखा है अंदर कैसे बना होता है? नहीं देखा। अब ये देखो, विद्युत स्त्री का तापन अवयव, ये आपको किस चीज़ का चित्र 14.11 में दिखाया गया है। जो स्त्री जिसे हम प्रेस करते हैं उसका जो तापन अवयव है वो इस प्रकार से आपको दिखाई देता है, इस तरह का उसका बना होता है। अब देखो, जैसे कि ये 14.12 है, विद्युत बल्ब की दीप्त तंतु, ठीक है, कि वो कैसे दीप्त होता है।
ठीक है। अब हमने पढ़ा ही था, अगर हम कुछ देर तक जलता रहने दें, जो उसका एलिमेंट है, आपने देखा होगा एकदम ऑन करोगे आप जो बल्ब है वो थोड़ी सी रोशनी प्रदान करता है। जब वो 1 या 2 मिनट हो जाते हैं तो उसकी रोशनी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। वो किस कारण से होता है? वो जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो गर्म होने लग जाता है, इसीलिए प्रकाश भी ज़्यादा हो जाता है। देखना आप कभी ध्यान से इस चीज़ को, और वो जितनी देर ज़्यादा जगेगा उतना ही ज़्यादा वो गर्म होता है। हाथ लगा के देखना, कभी अगर आपने 1 मिनट लगाया तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, अगर 10 मिनट आपने उस बल्ब को जलाया है तो उसका जो टेम्परेचर है वो आपको अलग महसूस होगा। यदि किसी तार से बड़े परिमाण की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तप्त हो सकता है कि वह पिघलकर टूट जाए। परंतु क्या ये संभव है कि कोई तार पिघलकर टूट जाए? आइए इसका परीक्षण करें। कोई तार टूट जाता है? नहीं। अब जो हमारे बाहर से जो सप्लाई आ रही होती है, जो बिजली की तारें होती है, वो कितनी मोटी होती हैं, ऐसे टूटने लगे तो हमें कितना नुकसान भी होगा, है ना। तो वैसे नहीं टूटती हैं, उनके साइज़ के और उसके वोल्ट के अकॉर्डिंग ही तारों को सेट किया जाता है। कितने वोल्ट का आपको इसके ऊपर उपकरण चलाना है उतने ही वोल्ट की तार डाली जाती है। अब जैसे जो हमारे जो आपने देखा होगा जो मोबाइल चार्जर होते हैं, ठीक है, ये भी तो विद्युत से ही चलते हैं। जो मोबाइल चार्जर की लीड होती है उसको ध्यान से देखना, वो कितनी पतली होती है, पतली होती है। ऐसे ही जो लैपटॉप चार्जर होते हैं उसकी लीड क्या होती है? मोटी। इन्होंने भी जितना जो उपकरण है उसको कितनी विद्युत चाहिए उसी के अकॉर्डिंग इसके अंदर जो तारे हैं वो उसको सेट कर रखा है, ठीक है। अब देखो जो 14 पॉइंट क्रियाकलाप 4 है, जिस विद्युत परिपथ का उपयोग हमने क्रियाकलाप 14.3 में किया था उसे फिर से बनाइए, परंतु इस बार सेल के स्थान पर 4 सेल की बैटरी का उपयोग कीजिए। साथ ही नाइक्रोम तथा तार के स्थान पर इस्पात ऊन, स्टील वूल का तार या पतली लड़ी बांधिए। इस्पात ऊन के जूने का उपयोग प्राय रसोई घर में बर्तनों को साफ करने के लिए होता है तथा यह किराने के दुकान से भी आपको मिल जाएगा, उपलब्ध होता है, ठीक है। आपको ये करना है, उसमें क्या करना है आपको, उसके स्थान पर क्या लेना है, स्टील वूल का आपको ये लेना है, ठीक है, और पतली लड़ी लेनी है तार के स्थान पर। ओके, अभी देखो ये जो एक एग्जाम्पल है बीच में, ये क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तपदीप बल्बों का प्राय उपयोग होता है, लेकिन यह ऊष्मा भी देते हैं ऊष्मा गर्मी प्रदान करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रयुक्त विद्युत का एक भाग ऊष्मा उत्पन्न करने में व्यय होता है। यह वांछनीय नहीं है क्योंकि इससे विद्युत की क्षति होती है। परिपथ नलिकाओं, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट तथा सहन प्रतिदीप लैंप CFLs इनसे बेहतर दक्ष प्रकाश स्रोत है। आज के प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED बल्बों का उपयोग बढ़ रहा है। एक निश्चित तीव्रता का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए तपदीप बल्ब प्रतिदीप्त नलिकाओं तथा सहन प्रतिदीपों लैंपों की तुलना LED बल्ब विद्युत कम उपयोग करते हैं। इस प्रकार LED बल्ब बहुत ही विद्युत दक्ष हैं और इसीलिए इन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। अब देखो पहले हम सब बल्ब करते थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती थी, ठीक है, उसके स्थान पर हम क्या करते हैं, हम LED बल्ब को इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कम प्रोड्यूस होती है, ठीक है बच्चे। तो हम क्या करते हैं आजकल जो है LED लाइट्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो वो किस लिए कर रहे हैं, जब आप इसको छू के देखेंगे इतने तप्त नहीं होते जितने कि
पहले के जो बल्ब होते थे वो तप्त होते थे। आप एकदम से जैसे कुछ मिनटों तक अगर वो जल रहे हैं तो उसको हाथ लगा के देखेंगे तो वो बहुत ही गर्म होते थे। जो एलईडी बल्ब हैं वो इतने गर्म नहीं होते। ओके, और वो हमारी जो बिजली है उसको भी, विद्युत है उसका भी कम उपयोग करते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के फ़ायदे हैं इसके अंदर, तभी हम क्या है आजकल एलईडी बल्ब का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको 14.3 में दिखाया है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL तथा LED। ठीक है, अब ऐसे विद्युत शक्ति तथा गैजेट का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है जो विद्युत दक्ष हो। भारतीय मानकों ब्यूरो नई दिल्ली उत्पादों को मानक चिन्ह प्रदान करता है जिसे मार्ग कहते हैं, जो कि उत्पादकों पर दिए गए विनिर्देशों की अनुरूपता का आश्वासन देते हैं कि जो कि मान्यता मिली हुई है इनको कि ये एलईडी बल्ब है, CFL ट्यूब्स हैं, इन सब को मान्यता प्राप्त है कि ये सचमुच ही कम बिजली का उपयोग करते हैं और ये इतने तप्त भी नहीं होते। अब देखिए नोट, प्रतिदीप नलिकाओं तथा CFL के पारे का वाष्प होता है जो कि विषैला होता है, अतः खराब प्रतिदीप नलिकाओं तथा CFL का निपटारा सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। जो इसके अंदर एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सावधानीपूर्वक आपको इसको कहीं कचरे वगैरह में फेंकना चाहिए। अब ये देखिए आगे है हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर कि विद्युत स्थितियों में उपयोग होने वाले फ्यूज़ कैसे होते हैं। जो फ्यूज़ 14.4 में आपको दिखाए गए इस तरह से होते हैं। फ्यूज़ जैसे कह नहीं देते कि अब ये बल्ब फ्यूज़ हो गया, अब ये काम नहीं करेगा, है ना, तो इस तरह से होता है फ्यूज़। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। यदि कमरे में विद्युत पंखा चल रहा हो तो आपका स्विच ऑन कर दीजिए। कुछ समय के लिए परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित करिए। इस्तेपाप उन के तार अथवा लड़ी का ध्यान से परीक्षण कीजिए। नोट कीजिए क्या होता है, क्या इस्तेपन उन का तार या लड़ी पिघल कर टूट जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो पिघल कर टूटेगी नहीं। ओके, अब देखो कुछ जो हमारे विशेष पदार्थों से बने तारों से जब अधिक विद्युत प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघल कर टूट जाते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यदि आपका जो तार है वो पतला है और उस पर आप काफ़ी हैवी सामान, कोई मशीनरी वगैरह चला रहे हो तो वो पिघल कर टूट सकती है। ठीक है, तो इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज़ बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अब देखो जैसा कि आपको चित्र 14.4 में दिखाई दिया, सभी भवनों में प्रत्येक विद्युत परिपथ में फ्यूज़र लगाए जाते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में से प्रवाहित की जा सकने वाली विद्युत धारा की कोई अधिकतम सीमा होती है जिसे उसमें से सुरक्षापूर्वक प्रवाहित किया जा सकता है। यदि किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का मान इस सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाता है तो वह तार अतिप्त हो सकते हैं जिससे आग लग सकती है। जो जितने भी आगजनी के किस्से आपने सुने होंगे वो कई बार तो कोई ना कोई तार शॉर्ट होती है तब होते हैं, या किसी ने गलत तारों को संपर्क कर दिया हो तब होते हैं, या क्या होता है किसी ने उस जो तार है उसके ऊपर कोई हैवी मशीनरी या कुछ और उपकरण को चला दिया हो। ठीक है, तो आप ये पिघल जाएगा जिससे परिपथ टूट जाएगा। अतः फ्यूज़ सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। जो फ्यूज़ है वो इसलिए लगाया जाता है कि ये क्या है, हमारी सुरक्षा करे। ठीक है, जब ऐसी
स्थिति हो आगजनी वगैरह की। अब देखो ये क्या आ रहा है, सावधान, कभी भी मुख्य परिपथ से संयोजित विद्युत फ्यूज़ की स्वयं जांच पड़ताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि ये फ्यूज़ है या नहीं है, इसको स्वयं जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए। किसी जो विद्युत ठीक करता हो, उपकरण ठीक करता हो, उसकी सहायता लेनी चाहिए, इलेक्ट्रीशियन की। तथापि आप विद्युत परिपथों की मरम्मत करने वाली दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूज़ों की नए फ्यूज़ से तुलना कर सकते हैं। आप इतना ज़रूर कर सकते हैं, जो उनके पास बेकार उपकरण होते हैं, कि ये फ्यूज़ कैसे हुआ और जो हमारा नया फ्यूज़ है उसमें क्या अंतर है। ओके, अब देखो विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने का एक कारण विद्युत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो जाना होता है। ऐसे टूटे फूटे अथवा तारों के विद्युत रोधन के हटाने के कारण हो सकता है। इससे लघुपतन, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अत्यधिक धारा प्रवाहित होने का एक कारण एक ही सॉकेट से कई युक्तियों को संयोजन करना हो सकता है। इससे परिपथ में अति भारण हो सकता है। आपने समाचार पत्रों में अति भारण तथा लघु पतन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा भी होगा आप सबने, कि उसमें लिखा गया होता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया या तार आपस में भिड़ गए। इस तरह की अनेक आपने जानकारी प्राप्त की होगी। ये होता ही रहता है, कई बार हमें ध्यान नहीं रहता, कभी हमारे से जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है ऐसी घटना, या फिर कई बार अनजाने में ऐसी घटना घटित हो जाती है। अब देखो विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फ्यूज़ उपयोग किए जाते हैं। चित्र जैसा कि आपको 14.14 में हमारे घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज़ दर्शाए गए हैं, ठीक है। और जो 14.15 में दर्शाए गए फ्यूज़ों का व्यापक उपयोग विद्युत शक्तियों में किया जाता है। हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का परीक्षण किया और इसका अपने लाभ के लिए उपयोग कैसे करें इसके बारे में सीखा। क्या विद्युत धारा के अन्य प्रभाव भी हैं? अन्य प्रभाव के बारे में आगे पढ़ते हैं। देखो जैसे कि चित्र 14.15 में विद्युत फ्यूज़ तथा फ्यूज़ होल्डर ऐसे होते हैं। अब देखो आजकल फ्यूज़ के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों MCB का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहाँ पे भी हमारी कोई भी हैवी मशीनरी चलनी होती है तो वहाँ हम क्या करते हैं, ऐसी दुर्घटना ना हो, हम वहाँ क्या कर देते हैं, MCB लगा देते हैं। इसकी एक खासियत है कि अगर पीछे से लाइट कम ज़्यादा या लाइट में ट्रिपिंग हो रही है या प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही उस उपकरण को, तो ये अपने आप ऑफ हो जाती है, ठीक है। एक MCB गिर जाएगी आपकी अपने आप। तो इसीलिए हम आजकल इसका उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसा स्विच होता है जो स्वतः ही ऑफ हो जाता है। आप इन्हें फिर से ऑन कर देते हैं तो परिपथ पुनः पूरा हो जाता है। डब्बे पर सभी ISI चिन्ह अवश्य देखें, ठीक है। इसको भी हमें ISI मार्ग देख के ही लेना चाहिए MCB को। अब देखो सावधानी क्या है, सदैव ISI चिन्ह वाले उचित फ्यूज़ों जिनका उल्लेख किसी विशेष अनुप्रयोग के लिए किया गया हो का ही उपयोग करना चाहिए। फ्यूज़ के स्थान पर किसी भी तार अथवा धातु की पट्टी का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई भी वस्तु फ्यूज़ हुई है तो उसके स्थान पर आपको किसी भी धातु या पट्टी का कोई उपयोग, कोई रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अब देखो क्या अगला 14.3 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जो विद्युत धारा है उसका चुंबकीय प्रभाव देखिए। आप कई बार नोट करना कि जो बिजली की मोटी तारें होती हैं उसमें से बिजली जा रही होती है, तभी हम कहते हैं उसे नंगे पैर मत छुएं, बिजली की तार को, किसी भी उपकरण को, किसी भी हैवी मशीनरी के पास ऐसे ना जाएं बिना आप जब तक आपको उसके बारे में पूर्णतः जानकारी ना हो कि वो कैसे चल रही है, कैसे काम कर रही है। और इसका एक और भी आपको कहते होंगे घर पे कि आप जैसे स्विच को कई बार
जब आप पानी में काम कर रहे हो तो अपनी वॉशिंग मशीन को एकदम ऐसे न छुएं। आपके पैरों में प्रॉपर फुटवेयर वगैरह होने चाहिए, तभी आप उन सब को इस्तेमाल करें, है ना। और एकदम से आपके पैर गीले हैं और आप जाके ऑन ऑफ कर रहे हैं कोई भी स्विच, तो वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इन सब आपको बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी आप किसी विद्युत जो वस्तु है उसका इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि एकदम से आपको ये पकड़ लेती है। कई बार आपने देखा होगा जब बारिश अधिक हो जाती है तो नमी हो जाती है, तो जब हम बाथरूम वगैरह में जो आपका स्विच ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें से भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि करंट सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हम भी मौसम में भी नमी होती है और हम भी थोड़े हमारे हाथों में भी नमी होती है, तो एकदम से ऐसा महसूस होता है। तो ये जो होता है ये चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। अब देखो क्रियाकलाप जो 14.5 है, उपयोग की जा चुकी माचिस की डब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए, इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए, ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार में स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार स्विच से होते हुए विद्युत सेल से संयोजन कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लगाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटाकर चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? हाँ, बिल्कुल आएगी, अगर आपने उसको सही से जोड़ा होगा। अब देखो जैसे कि ये जोड़ रखा है, ठीक है, एक माचिस की डब्बी है और ये बैटरी लगा रखी है और इसको ऑन कर रखा है, ये बल्ब है, ठीक है। 14.17 में दिखाई दे रहा है विद्युत धारा की चुंबकीय सुई का प्रभाव, ठीक है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराइए। यह प्रयोग क्या संकेत देता है? यह प्रयोग यही संकेत देगा कि जैसे ही आप करोगे तो वो ऑन हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जब ऑफ करोगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों परीक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबकीय की भांति व्यवहार करता है? नहीं, तब वो चुंबकीय की भांति व्यवहार नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि चित्र 14.18 में दिखाया है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। इस प्रकार के जो आपका जो परीक्षण में हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया कि वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेपा होती है। अतः जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए इसे करके देखते हैं, ठीक है। ये आपको आश्चर्यजनक लगा होगा, इसको एक बार करके भी देखते हैं, ठीक है। जो 14.4 है विद्युत चुंबकीय क्रियाकलाप, जो 14.4 है, लोहे की लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा विद्युत रोधी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा एनिमल लपेटित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कसकर लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए चित्र
14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल में से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकते हैं? बिल्कुल चिपकेंगे। ठीक है, स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपकती है? नहीं, अब नहीं चिपकेगी, वो हट जाएगी वहाँ से। ठीक है, विद्युत चुंबक ये दिखा रखा है आपको। कील है, सुई ली है, बैटरी ली है। अब ये ऑफ की स्थिति में है विद्युत चुंबक। ठीक है, ऑन ऑफ दोनों करके देखना है आपको। याद रखिए कि इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय का विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ की संयोजना छोड़ दे तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाता है। ठीक है, अगर इसे बार बार करके देखेंगे तो सेल जल्दी ही दुर्बल हो जाता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकीय सामर्थ्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की कुंडली को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया जा सकता है। यह अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्या आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है? इस प्रकार की क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डॉक्टर दुर्घटनावश आँख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के छोटे टुकड़े को बाहर निकालने में नन्हे विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। जो बहुत सारे आपके खिलौने होंगे उसके अंदर भी विद्युत चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, आप देखो 14.5 क्या है? विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित हैं। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखते हैं विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है, जब वह लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आएगी तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब वह लोहे की जो पत्ती है को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचता है तो वह परिपथ को भी तोड़ देता है। ऐसा देखो, जो आपकी विद्युत घंटी मॉडल और इसका परिपथ, जैसे कि आप बेल बजाते हैं तो वो तो आपको घंटी के उसमें दिखाई देते हैं। आपने स्विच क्या करा? ऑन करा। ठीक है, तो ये कनेक्शन आपस में होते हैं। फिर उसके बाद जब आप ऑफ करते हैं वो कनेक्शन हट जाते हैं। ठीक है, तो परिपथ को भी ऐसे ही तोड़ देते हैं। इससे कुंडली की विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत चुंबक बनी रहती है? नहीं, अब नहीं बनी रहेगी वो। ओके, अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती। यह लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है। इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी
बजती है। हर बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। तभी कई बार आपको कहा जाता है जो घंटी भी होती है आप उसको बार बार ऑन ऑफ करते रहते हैं तो वो कई बार ख़राब हो जाती है। वो इसी कारण से होती है। एकदम से वो कनेक्शन जुड़ते हैं फिर टूट जाते हैं, कनेक्शन जुड़ते हैं तो टूट जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, अब देखो इस सब में प्रमुख शब्द क्या है। बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघुपतन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत स्तरीय, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। आपने क्या सीखा? विद्युत अवयव को अनेक प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इनका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेखा द्वारा निरूपित किया जा सकता है। और जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघलकर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है। तो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। आगे क्या है? जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो क्या है। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा वही कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों में उपयोग किए जाते हैं। अब देखो अभ्यास क्या कह रहा है। जो आपका विद्युत परिपथ में निम्नलिखित अवयव को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। संयोजन तार स्विच ऑन की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल स्विच ऑन की स्थिति में तथा बैटरी में। ठीक है, आपको इन सब डायग्राम बनाना है, ऑन ऑफ और ये बैटरी। ठीक है, ऐसा ऊपर आपको इसकी हेल्प मिल सकती है। आपने ऊपर देखा भी होगा जितने भी प्रतीक है वो सब बने हुए हैं। अब देखो जो आपका दूसरा प्रश्न है, चित्र 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेखा खींचिए। ठीक है, परिपथ आपको आरेखा बनानी है कि कैसे उन्होंने बैटरी से ऑन ऑफ करा। ठीक है, क्या क्या करा बैटरी के लिए आप परिपथ बना देंगे। ठीक है, उसके लिए ऐसे। ओके, अब देखो जो तीसरा प्रश्न है, चित्र 14.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनल के तार द्वारा संयोजन करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। ठीक है बच्चे, ये आपको बनाने हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ एक साथ नहीं होगा, ये बैटरी ऐसे बनेगी। ओके, फिर जो अगले वाला है नीचे पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और ऐसे आएंगे ये। ओके ठीक है, ऐसे आपको इसको सीक्वेंस में रखना है। अब देखो अगला है जो चौथा प्रश्न है, चित्र 14.23 में दर्शाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप कीजिए। ठीक है, ये जो डायग्राम है वो गलत बना रखा है। देखो माइनस है, ठीक है, और प्लस है, और प्लस और माइनस को जोड़ के ये दोनों बीच में प्लस प्लस आ गए तो नहीं होगा बल्ब। अब आप इसको रिवर्स कर देंगे, इस जो सेल है पिछले वाला उसको रिवर्स कर देंगे, अगले वाले को चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से, तो बल्ब आपका जल जाएगा। ओके, अब देखो जो आपका पांचवा प्रश्न है, विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखिए। किन्हीं दो प्रभाव के नाम लिखने आपने। हमारे कौन कौन से दो प्रभाव होते हैं? एक तो चुंबकीय है ना, और दूसरा क्या था हमारा विद्युत चुंबक। ठीक है,
ऐसे जो दो प्रभाव है उनके बारे में आपको इसके अंदर बताना है। अब देखो जो छठा प्रश्न है आपका, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दिशाहीन स्थिति में विपेक्षित हो जाती है। स्पष्ट कीजिए। ये आपको जो है 1 मिनट देखो, इसको आपको पेज नंबर 8 में आपने पढ़ा था, ठीक है। इसमें से आप ले सकते हैं सहायता इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। जब कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विपेक्षित हो जाती है। हमने यह भी देखा जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह सुई विपेक्षित हो जाती है। ओके, तो अगला क्या है प्रश्न 7। यदि चित्र 14.24 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो ये चुंबकीय सुई विपेक्षा दर्शाएगी। बिल्कुल दर्शाएगी। तो कह रहा है उसके लिए आपको ये डायग्राम चेंज करना होगा। ओके, ये जो आपका 7वां है 14.24 में, ये आपको ऑफ स्टेट में दिखा रखा है ना। तो ऑन स्टेट में करना हो तो आप कैसे करेंगे, इसके सिंबल बदलेंगे तभी ये जो चुंबकीय सुई है वो अपनी दिशा और वो सब करेगी। इसका भी आपको ऊपर से आप इसकी सहायता ले सकते हैं थोड़ी सी, बच्चे, जो हमने अभी पढ़ा था। अब देखो प्रश्न जो 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्युत सेल में प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है, धन टर्मिनल को। अगला है 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी। ओके, अगला देखो, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका डैश रक्त लाल हो जाता है। ठीक है, वो लाल हो जाता है। अब देखो अगला, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं। युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज। ठीक है, फ्यूज लगाते हैं ना हम। ओके, अब देखो 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर सत्य अथवा असत्य अंकित कीजिए। 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। ऋण को ऋण से करेंगे नहीं, असत्य है। ठीक है, अगला देखो, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। सत्य है ये। विद्युत, अगला देखो, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। विद्युत जो चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। सत्य है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। सत्य है बच्चे। अब अगला देखो 10वां प्रश्न, क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक के पृष्ठ को करने के लिए किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करेंगे? चुंबक से प्लास्टिक, चुंबक कभी प्लास्टिक के साथ चिपकता है, उसको तो मेटल, लोहा, इन सब के साथ चिपकता है, प्लास्टिक के साथ तो नहीं चिपकता। तो कचरे में से प्लास्टिक को अलग कैसे करेंगे? नहीं करेंगे, कर सकते चुंबक के माध्यम से। ठीक है, और अनेक माध्यम से हम कर सकते हैं। अब देखो जो प्रश्न 11 है, मान लीजिए कि किसी विद्युत मिस्त्री आपके घर में विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के तार को फ्यूज़ के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? आपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। वो मरम्मत कर रहा है, ठीक है, तो तांबे के तार का, तो वो उसके अंदर क्या कर रहा है? फ्यूज़ का उपयोग कर रहा। तो क्या कहते हैं, आप कैसे स्पष्ट करेंगे? बिल्कुल, हम फ्यूज़ लगाते ही किस लिए हैं? सबसे पहले वो फ्यूज़ लगाते इसीलिए कि बाकी इलेक्ट्रिसिटी की जो तारें हैं उनको क्षति ना हो, ठीक है, ज़्यादा हानि ना हो, वो वहीं पे ही रुक जाए, वो करंट आगे ना जाए। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम बिल्कुल उसकी बात से भी सहमत होंगे कि वो जो मरम्मत करेगा सबसे पहले फ्यूज़ की करेगा, फिर उस उपकरण को इत्यादि को देखेगा। अब देखो अगला 12वां जो प्रश्न है, जुबेदा ने चित्र 14.4 में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया तथा इसे एक स्विच और बल्ब से जोड़कर कोई
विद्युत परिपथ बनाया। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभवतः दोष को पहचानने जुबेदा की सहायता कीजिए। एक सेल होल्डर लिया और स्विच को ऑन की स्थिति में करा, ठीक है, जोड़कर करा। जब उसने स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। सबसे पहले स्विच को ऑफ की स्थिति में करना चाहिए था, फिर ऑन की स्थिति में। या उसने जो क्या कहते हैं टर्मिनल्स हैं बैटरी सेल के साथ वो सही से नहीं जोड़े होंगे, ठीक है, तो पहले ऑफ होगा फिर ऑन होगा। ओके, जो धन टर्मिनल है वो दूसरे के ऋण टर्मिनल से जोड़ना है। अब अगला देखो चित्र जो 13 प्रश्न है। चित्र 14.25 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में क देखो, जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा? नहीं होगा, एक भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। जब स्विच ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी, सी तथा सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा? जब स्विच को ऑन करेंगे तो कौन से बल्ब ऑन होंगे? ये तीनों ही बल्ब ऑन होंगे, ठीक है, क्योंकि जो धन टर्मिनल है वो ऋण के साथ फिर जो धन है वो ऋण के साथ, धन है वो ऋण के साथ, ठीक है, तीनों ही बल्ब आपके दीप्त होंगे। आप देखो इसके अंदर क्या है आगे। पहेली तथा बूजो ने कुछ दिन पहले एक जादू का खेल देखा था। जादूगर ने स्टैंड पर लोहे का एक बॉक्स रखा, फिर उसने बूजो को बुलाकर उसे बॉक्स को उठाने के लिए कहा। बूजो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया। अब उस जादूगर ने कुछ बुदाए हुए बॉक्स पर छड़ी घुमाकर अपना करतब दिखाना शुरू करा। उसने पुनः बूजो से बॉक्स को उठाने के लिए कहा। इस बार तो बूजो उसे हिला भी नहीं सका। जादूगर फिर कुछ बुदबुदाया और बूजो ने बॉक्स को आसानी से उठा लिया, ठीक है। बूजो और पहेली सहित सभी दर्शक इस प्रदर्शन से अत्यधिक प्रभावित थे और यह समझ रहे थे कि जादूगर के पास कोई अलौकिक शक्ति है। परंतु इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात पहेली यह सोच रही है कि वास्तव में इस युक्ति में कोई जादू था अथवा इसमें कोई ही विज्ञान से मिलित था। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें विज्ञान से संबंधित कौन सी युक्ति सम्मिलित हो सकती है? कौन सी युक्ति हो सकती है? उसने उस बक्से को क्या कहते हैं, क्या करा होगा? उस बक्से को जब छड़ी से घुमाया होगा तो पहले जो है उसके कनेक्शन नहीं वो सही से हुए होंगे, ठीक है, यही अनुमान लगा सकते हैं। फिर क्या करा होगा, उन्होंने उसको हटा दिया होगा उसको, तो तभी वो आसानी से उठा लिया उस बक्से को। आगे देखो बच्चे, विस्तारित अधिगमन, क्रियाकलाप और प्रयोजन कार्य, ये आपके लिए है। चित्र जो 14.17 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को पुनः बनाइए। कुंजी को ऑन की स्थिति में लाइए तथा सावधानी पूर्वक यह परीक्षण कीजिए कि चुंबकीय सुई किस दिशा की विपेक्षाकृत होती है। स्विच ऑफ करके विद्युत धारा का प्रवाहित रोकिए। शेष परिपथ को यथास्थिति में रखते हुए केवल सेल के टर्मिनलों के संयोजन उत्कर्षीय कर उलट दीजिए। पुनः स्विच ऑन कीजिए तथा चुंबकीय सुई के विक्षेप की दिशा नोट कीजिए। अपने परीक्षणों का कोई उचित स्पष्टीकरण सोचिए, ठीक है, ऐसा आपको करना है। रेलवे सिग्नल का कार्यकर्ता मॉडल, ये ऐसे रेलवे सिग्नल पर आप देखते हैं, ठीक है। धागा लेना है, लोहे के कील लेने हैं, गत्ते का सिग्नल कुंडली, आपको दिशा बताई हुई है उन्होंने, ठीक है। ऐसा आपको एक उदाहरण भी दे रखा है ऊपर, उसकी हेल्प से आपको इसको करके देखना है। जो दूसरा है, ठीक है बच्चे, अब देखो 20, 40, 60 तथा 80 फेरों के 4 विद्युत चुंबक बनाइए। इनमें एक एक करके 2 सेलों की बैटरी
में संयोजित कीजिए। विद्युत चुंबक को पिनों के बॉक्स के पास लाइए। इसके द्वारा आकर्षित किए जाने वाले पिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्युत चुंबकों की प्रबलता की तुलना कीजिए। ठीक है, आपको ऐसे करना है। जैसा कि ऊपर बताया था, पिनों को रखना है और कितने पिन आकर्षित होते हैं, उनकी संख्या, और वो सब आपको इसमें बताना है इस मॉडल की हेल्प से। अब देखो तीसरा है, विद्युत चुंबक की सहायता से आप चित्र 14.26 में दर्शाए रेलवे सिग्नल का एक कार्यकारी मॉडल बना सकते हैं। जैसा आपको दिखाया ऐसा आप रेलवे सिग्नल का भी अवश्य बना सकते हैं। अब देखो चौथा जो है, विद्युत स्त्रियों की मरम्मत करने वाले किसी दुकान पर जाइए। दुकान के इलेक्ट्रीशियन की विविध प्रकार के फ्यूज़ तथा एमसीबी दिखाने के लिए निवेदन कीजिए और उनसे ये समझने का प्रयास कीजिए कि यह कैसे करती है। जो फ्यूज़ उनके पास ख़राब एमसीबी होती है, उनसे समझने का प्रयास कीजिए कि ये किस प्रकार कार्य करती है। जैसे ही विद्युत धारा ज़्यादा आती है तो भी एमसीबी गिर जाती है, तभी हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर विद्युत धारा कम आ रही होती है उस उपकरण के अनुसार तो भी एमसीबी गिर जाती है। ठीक है, या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होती है तो भी गिर जाती है। ओके, और या क्या कहते हैं, प्रॉपर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो उस तार में से, तब भी एमसीबी गिर जाती है। क्या आप जानते हैं विद्युत बल्ब के आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। यद्यपि इनसे पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेक्षण सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों के बाद में टेलीफोन का आविष्कार को सुगम बनाया। जैसा कि आपको 14.27 में दिखाया गया है, थॉमस अल्वा एडिसन सन 1947 से 1941 तक। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए ये सब विद्युत के ऊपर। ठीक है, कैसे कैसे क्या उपकरण बन सकते हैं, क्या क्या सुविधा चाहिए उसके लिए, लोग हमारे लिए कितने सुविधाजनक हैं। ठीक है, सब कुछ उन्होंने बताया, हमें आविष्कार करा। ओके, उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा बच्चे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, आप नीचे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। थैंक यू।